Am I audible now? Am I audible now? तो अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया था या बीच में कहीं ब्रेक हुई थी वॉइस? चलो ठीक है। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन कर रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन से जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन्वॉल्व है और एक्स इन्वॉल्व। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हम अप्रोच कैसे लेते हैं, तो हम ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को नहीं छेड़ते हैं, एक्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आगे समझ में आएगा ऐसा इसी अप्रोच क्यों ले रहे हैं अपन। ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एंड फ्रॉम हियर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 2 हो जाएगा। करेक्ट। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज मुझे पता है, ये आती है 0 से 1 के बीच में, 1 नॉट इंक्लूडेड 0 इंक्लूडेड। ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमको देके जाती है, क्योंकि क्या है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है मेरे पास वो लाई कर रहा है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा और 0 के बराबर में। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 2 भी वही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 2 के बराबर। ये आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, इसको यूज कर लिया। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को अगर सॉल्व करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर। अब मुझे जरा ये बताओ कि यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर होता है, ये तो हमको पता है, जो भी वैल्यू आएगी इंटीजर आएगी। अब इंटीजर कौन कौन सी आएगी, तो यू कैन इजिली सी दैट कि भाई साहब इसके अंदर इंटीजर कौन कौन से अवेलेबल, 0 से लेकर 2 के बीच में। एक तो 0 अवेलेबल है और एक 1 अवेलेबल है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब 0 और 1 अगर हो जाएगा तो जरा मुझे बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। एट द सेम टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा 0/2 और इसके लिए हो जाएगा 1/2। करेक्ट। तो ओवरऑल एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0 + 0 and 1 + 1/2। Your answers are 0 and 3/2 are the two values of x which are possible for the given equation. Right? तो that's your answer. तो इसीलिए मैंने ये अप्रोच ली थी यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये अप्रोच क्यों ली थी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में लिखा और फ्रैक्शनल पार्ट की मैंने क्या करी, रेंज मुझे पता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज निकाल के, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर ये आर टेकिंग दिस अप्रोच। कौन सा समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट? अनम्यूट कर सकती है दिशा। यहां से यहां ये वाला तो सिंपल है। ये दोनों है, इनको एक साइड कर दिया तो 2 - 1 = 1 और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। यहां से यहां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई 2। इक्वेशन सॉल्व कर। ठीक है, आ गया आप समझ में? चलो जिसका हो गया इसका एक और क्वेश्चन करो।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। ये यहाँ पे भी वही अप्रोच, स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 3 times of fractional part of x. Now fractional part of x is equal to how much? Greatest integer of x का square minus greatest integer of x divided by 3. Now fractional part of x is lying between 1 से लेके 0. So that's why fractional part of x का square minus fractional part of x by 3 is lying between 0 to 1. अब आपको अप्रोच यहाँ तक सेम एज इट इज, इसके आगे भी अप्रोच सेम है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इससे, एम स्क्वायर माइनस एम डिवाइडेड बाय 3, एम को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले ली तो दो इक्वेशन बन रही है। पहली तो ये बन रही है कि 0 से बड़ा हो एम स्क्वायर माइनस एम बाय 3, और दूसरा हो एम स्क्वायर माइनस एम बाय 3 1 से छोटा हो। तो यहाँ तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, वेव को बना देंगे 0 और 1 पॉजिटिव, आपका आंसर आ जाएगा m शुड बिलोंग्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 इंक्लूडेड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, बट डजंट मेक सेंस क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर है तो फ्रैक्शनल ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू सारी रियल वैल्यू मतलब जो भी पॉसिबल है वो सारी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ 0 तक इंक्लूड हो रहा है और ये 1 से इंक्लूड होना फिर स्टार्ट हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज एनी एन वेयर एन बिलोंग्स टू सेट, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं। दूसरे वाले को मैं फैक्टराइज करता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा तो एम स्क्वायर माइनस एम बाय 3 लेस देन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 लेस देन 0। अब इसको फैक्टराइज करूंगा तो फैक्टराइज करना इसके लिए आ जाएगा मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग। पता है ना आपको कैसे करना सीखा है, दोनों रूट निकालने पड़ेंगे अपन। किसके रूट निकालने पड़ेंगे? तो इसके, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मेरे हिसाब से 1 प्लस माइनस रूट 1 रूट 13/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस रूट 13/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस रूट 13/2, करेक्ट। सो देयरफॉर यहाँ पे जब वेव को बनाओगे तो आपके पास m की वैल्यू आएगी जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, m की वैल्यू आएगी ओपन ब्रैकेट 1 माइनस रूट 13/2 से लेके, ये क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस रूट 13/2 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप m की वैल्यू निकालोगे, हाँ ये लेस देन 1 था ना, तो ये 3 को मल्टीप्लाई करके 1 को इधर लेके आ गए, उधर से यहाँ से इसको सॉल्व करके आ गई। तो अब इनकी वैल्यू अपन को देखना, रूट 13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 3 पॉइंट समथिंग, तो -3 + 1 इज -2 पॉइंट समथिंग, तो ये -1 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, ये दो आएंगे।
तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? -1 चलेगा, 0 चलेगा, 1 चलेगा और 2 चलेगा। करेक्ट? क्योंकि -1 पॉइंट समथिंग समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेके 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो इतने आएंगे, इंटीजर इतने आएंगे। इसको तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको। अच्छा, तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। यहाँ पे आपको क्या लेना है कि यहाँ पे आपको इन दोनों की जो वैल्यू चूज करनी है, तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना आएगा फाइनल? -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आएगा? तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू -1 के लिए आई थिंक आ जाएगा, -1 के लिए 1 + 1 2/3, 0 के लिए 0, 1 के लिए 0, 2 के लिए अगेन 2/3। तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी -1 + 2/3, -1 + 2/3, 0, 1, 2 + 2/3। तो ये आ जाएगा -1/3, 0, 1 एंड 6 8/3। ये आपके पास फाइनली आपके पास आंसर आ गया। तो पैटर्न वही था। चलो बढ़ जाए आगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली, राइट? तो अगर मेरे पास -1 है, तो -1 माइनस प्लस 2/3 आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर इज +1, +1 + 1 2 2/3।
0 पुट करेंगे तो विल गेट 0 ओनली, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 ओनली, एंड 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 2/3, या करेक्ट। फिर -1 को 2/3 से ऐड करो, मतलब ये दोनों साथ के, ये दोनों साथ के, ये दोनों साथ के और ये दोनों साथ के, 0। ठीक है, चलो बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट इज एक नया फंक्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन तो और होते रहेंगे। एक नया फंक्शन पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। शायद पढ़ चुके होंगे, आपने पढ़ाया होगा, नहीं तो अपन यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे उसको। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब सिग्नम फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अपने आप में। जैसे एफ एक्स अगर मैं लिखता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, दिस इज व्हाट आई रीड, सिग्नम ऑफ एक्स मतलब सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। इसकी जो वैल्यूज होती हैं, इसकी वैल्यू होती है या तो -1 होगी इसकी वैल्यू, या तो 0 होगी, या तो +1 होगी। तो आपको जहां सिग्नम लग गया वो आउटपुट या तो -1 देगा, या तो 0 देगा, या तो +1 देगा। अलग अलग कंडीशन में देगा। कब देगा? जब x खुद नेगेटिव है, मतलब ये वाली जो चीज है, अगर सिग्नम के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो अगर नेगेटिव जा रहा है तो आपको आउटपुट -1 मिलेगा। अगर वो इनपुट अगर 0 जा रहा है तो आउटपुट 0 मिलेगा, और अगर पॉजिटिव इनपुट जा रहा है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। ठीक है, 0 डालोगे तो 0 मिलेगा, कुछ भी पॉजिटिव डालोगे तो आपके पास +1 मिलेगा। जैसे एग्जांपल अगर अपन यहाँ पे देखें इसका, तो मैंने अगर आपको सिग्नम ऑफ 2 लिखा तो 1 आएगा, सिग्नम ऑफ 100 या 10⁻6 लिखा तो भी 1 ही आउटपुट आएगा। यहाँ सिग्नम ऑफ -10⁻6 लिख दिया तो आउटपुट आपके पास -1 आ जाएगा। सिर्फ इसको फर्क पड़ता है कि जो मेरे पास इनपुट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जैसे अब मैंने एक और एग्जांपल दे देना है, सिग्नम ऑफ x² +1, तो जरा बताओ इसका आउटपुट कितना आएगा? इसका आउटपुट आएगा 1। सिंपल, क्यों आएगा? क्योंकि x² हमेशा 0 या 0 से बड़ा, और 1 को ऐड कर दिया, तो 1 को ऐड कर दिया तो हमेशा 1 या 1 से बड़ा, और 1 या 1 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 1 आउट। तो सिग्नम का बस इतना ही काम है और कुछ नहीं। ठीक है, इसकी डोमेन की बात करूं, कुछ भी पुट करो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या, और अकॉर्डिंगली अंदर क्या लिखा हुआ है उसका मैटर करने वाला। तो सिग्नम को कोई फंक्शन नहीं, सिग्नम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज की बात करेंगे तो रेंज इज ओनली 3 आउटपुट्स पॉसिबल, विच आर -1, 0 एंड +1। एंड एज फार एज ग्राफ इज कंसर्न, सिग्नम का ग्राफ बहुत बेसिक सिंपल आने वाला है। कि भाई 0 पे 0 आएगा, 0 से बड़े पे हमेशा 1 आएगा, और 0 से छोटे पे हमेशा -1। तो ये -1, ये +1, और ये 0। बस दैट इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। जैसे अपने जो फेमस फंक्शन है उनका किसी का ग्राफ बना के देख लेते हैं, बस सिग्नम ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, साइन एक्स का ग्राफ होता है ये,
ठीक है, ये आउटपुट आपका होता है 1, ये आउटपुट होता है आपका -1। तो जैसे ही यहाँ पे चला 0 पे 0, 0 से बड़े पे हमेशा 1 चलता रहेगा। यहाँ पे आपके पास सडनली ये आ जाएगा 0 पे 0, 0 से छोटे पे -1, हमेशा -1 चलता रहेगा। फिर जैसे ही यहाँ जंप किया ये आ गया, फिर यहाँ से 1 चलता रहेगा। मतलब सिंपल ही ग्राफ बनेगा, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। वो डेफिनेटली पीरियोडिक तो बनना ही है, क्योंकि साइन इन्वॉल्व है, तो साइन जहां इन्वॉल्व हो गया वो अपने आप को पीरियोडिक कर देता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्मा फंक्शन। 2 पाई इज द पीरियड, बिल्कुल पीरियोडिक। एक्चुअली आप थोड़ा गौर करोगे ना, तो जहां ये साइन एक्स इन्वॉल्व हो जाता है ना, पीरियोडिक बना ही देता है वो चीजों को। अभी वो डिटेल में बात करेंगे अपन पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। और अगर यूं इसकी साइकिल भी देखोगे तो दिस इज वन साइकिल। यही कॉपी पेस्ट इसका आगे होता जाता है। This is the cycle. Periodic function period 2 का। तो सिग्नम बहुत इजी है, सिग्नम में कुछ है नहीं ज्यादा, बस इतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। अंदर अटैच आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, सिग्नम में log x डाल देना, वो आप बना के देख सकते हो। सिग्नम ऑफ कोई क्वाड्रेटिक, कोई लीनियर, कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल उसके अंदर का फंक्शन क्या है वो मैटर करता है। अच्छा, इसका इस टाइप के फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, अगर मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया होगा तो। पीस वाइज फंक्शन, व्हाट पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये हो गया कि पीसेस में, डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में फंक्शन को एक्सप्लेन किया। फंक्शन एक है, बट एक पार्ट, दो पार्ट, वो 3 पार्ट में एक्सप्लेन किया, तो 3 पीसेस में एक्सप्लेन किया अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए। दैट इज कॉल्ड द पीस वाइज फंक्शन। तो एक वर्ड है बस, फर्क कुछ नहीं है, हम यूज तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं इसको। तो दैट पीस वाइज फंक्शन भी कभी आ रहा है लिखा हुआ, तो एक ही एक्सप्रेशन नहीं है, अलग अलग एक्सप्रेशन है, अलग अलग वैल्यूज आएंगी अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए। एक्स के अलग अलग वैल्यूज के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन जो होगा वो अलग अलग आएगा। दैट्स। चल बढ़े आगे। फंक्शन हाई वेटेज, बिल्कुल बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ना, जैसे अपन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हो गया, हम बार बार यूज करते हैं रेस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर। सिमिलरली दिस फंक्शन इज अ थिंग व्हिच वी विल बी यूजिंग इन चैप्टर्स, डिफरेंट चैप्टर्स, अलग अलग फंक्शन अलग अलग जगह यूज आए। वी डिफरेंशिएट अ फंक्शन, वी इंटीग्रेट अ फंक्शन, राइट। तो ये सारी चीजें फंक्शन होती हैं, तो इसीलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन करके आता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। ये आपने देखा भी होगा, मैंने क्वेश्चन भी कराया है। मतलब जैसे एफ एक्स है, कोई एक फंक्शन है, अगर आपको मैक्सिमम ऑफ निकालना है, मैक्सिमम ऑफ, अंदर आपको 2 फंक्शन दे दिया, 2 से ज्यादा फंक्शन दे दिया, मान लो g1 x दे दिया, g2 x दे दिया और g3 x दे दिया,
तो आपको क्या देनी, एट ए टाइम ये पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट होने वाला है। अगर G1 सबसे बड़ा है तो G1 x आउटपुट हो जाएगा, अगर G2 x सबसे बड़ा है तो G2 x आउटपुट हो जाएगा, G3 x सबसे बड़ा है, जिस भी x के लिए, अलग अलग x के लिए, अलग अलग x के लिए अलग अलग फंक्शन होने वाला है। मतलब इफ इसके लिए x बिलोंग्स टू वेयर G1 x इज मैक्सिमम, इज बिगेस्ट। अगर G1 x सबसे बड़ा है, जिस x के लिए G1 x इन तीनों में कंपैरिजन में सबसे बड़ा है, उसके लिए G1 x आउटपुट आ जाएगा, G2 x आ जाएगा। अगर G2 x सबसे बड़ा, मतलब जो सबसे बड़ा है वो आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। और अगर G3 x सबसे बड़ा है तो G3 x आउटपुट आ जाएगा। सिमिलरली मिनिमम, अगर मिनिमम बोला है G1 x, G2 x और G3 x, तो इन तीनों में से कुछ भी आउटपुट हो सकता है, बट उस x के लिए डिपेंड करेगा कि सबसे छोटा कौन सा है। तो ये अगेन तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे। जैसे कि अपन ने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स, और एक फंक्शन ले लिया मैंने एम एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉमा एक्स। तो मिनिमम और मैक्सिमम अगर आपको प्लॉट करना है, अगर आपको पता करना है, तो आप सबसे अच्छा हेल्प ले सकते हैं ग्राफ का। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है ये होता है, और एक्स का ग्राफ आपको पता है ये होता है। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये भी आप निकाल ही लोगे, राइट। ये पॉइंट क्या होता है, 1,1, बिल्कुल से 1,1। अब अगर आप मैक्सिमम का निकालोगे, किसका ग्राफ निकालोगे, अगर आप मैक्सिमम का निकालोगे तो ऊपर वाला आप उठा लो, ये गया यहाँ तक, उसके बाद गया ये, और फिर ये हो गया, ये हो गया मैक्सिमम का ग्राफ। और मिनिमम का ग्राफ कौन सा हो गया, तो मिनिमम का हो जाएगा जो नीचे रहेगा वो ये, इन दोनों में फिर नीचे ये, और फिर इन दोनों में नीचे ये। जिस भी एक्स के लिए जो नीचे रहेगा वो मिनिमम वाला। तो जैसे एफ एक्स अगर मैं लिखूं, एफ एक्स मेरे पास ये वाला आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन 1 to infinity, and x square when x belongs between 0 to 1। बॉर्डर, बॉर्डर में दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ऐसा दिक्कत नहीं है, जीरो किधर इंक्लूड करो या वन किधर इंक्लूड करो, दोनों फंक्शन में वैल्यू सेम ही आएगी, तो अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैक्सिमम निकालूं, जो कि मेरे पास एम एक्स फंक्शन है, तो एम एक्स आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर when x belongs between minus infinity to 0 union 1 to infinity, and x आएगा when x belongs between 0 to 1। ये आपके पास ओवरऑल आ जाएगा। रेंज एंड डोमेन अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। आपको ग्राफ पता चल गया है तो रेंज एंड डोमेन आपको पता चल जाएगी दोनों की। रेंज तो पूरी रियल वैल्यूज है, सॉरी डोमेन रियल वैल्यूज है, रेंज अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास फंक्शन है उसके बेसिस पे निकल जाएगी। मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो कुछ नहीं है, पुराने जो फंक्शन पढ़े हैं वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बेसिस पे हमने क्या किया, एक एक स्टेप और ऐड कर दिए। सिग्नम फंक्शन हो गया, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन हो गया।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे कराता हूं, शायद हमने पहले किया हुआ है। If x is a function maximum of sin x, cos x, ठीक है, तो मुझे ये बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू √3/2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 to 2π, 0 to 4π। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू के number of solution is equal to two number of solution equal to 2, x belongs to 0 to 2π, not 2 actually। अच्छा, एक सेकेंड, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2 लिख दो, x बिलोंग्स टू 0 to 2π के बीच में, देन k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल। ये दो पैटर्न के क्वेश्चन है, सिंपल है, किए हुए हैं पहले। कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ग्राफिकली सॉल्व करो, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, cos x का ग्राफ बनाओ, मैक्सिमम उसमें से पिक करो। तो अपन 0 to 4π की पहले 0 से 2π बात कर लेते हैं, क्या हो रहा है। ये होता है आपके पास साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2π के बीच में, और cos x का ग्राफ जो होता है वो होता है ये ये होती है एक साइकिल कंप्लीट 2π तक की, राइट। ये π/2 पाई, 3π/2 2π। अगर मैं मैक्सिमम का ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास ये बने, दिस इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम। तो √3/2 कहां पे आता है, √3/2 कहां पे आएगा। सबसे पहले तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आती है 1। ये वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये जो मैं बना रहा हूँ कितनी आएगी, 1/√2 आएगी, राइट। तो 1/√2 और √3/2 में कौन बड़ा होता है, 1/√2 और √3/2 में √3/2 बड़ा होता है। तो √3/2 आपको यहाँ पे आएगी। अब इसके इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन कितने आएंगे आपके पास, जितनी बार ये ग्राफ कट करेगी। तो 0 से 2π के बीच में कितनी बार कट करी, एक तो यहाँ पे कट कर गई, एक बार यहाँ कट कर गई, एक बार यहाँ कट कर गई। तो आपके पास 4 सॉल्यूशन आ गए 0 to 2π। 4 सॉल्यूशन 0 to 2π में, तो 0 से 4π में कितने सॉल्यूशन आएंगे जरा बताओ तो। यही साइकिल 2 बार चल जाएगी, तो टोटल इसके डबल सॉल्यूशन हो जाएंगे। मतलब कितने हो जाएंगे, 8। अब नेक्स्ट पूछ रहा है वो कि k की वैल्यू बताओ जिसके लिए 2 सॉल्यूशन आए। बताओगे कितना आएगा, k की कितनी वैल्यू होंगी जिसके लिए मेरे को 0 से 2π के बीच में
दो सॉल्यूशन मिले। के कौन कौन सी वैल्यू के लिए होगा? नहीं, देखो आप थोड़ा नोटिस करोगे आपको पता चलेगा, ये जो 1/√2 वैल्यू आ रही है, 1/√2 के नीचे में कोई भी लाइन यहां से ये लगाता हूं, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे भाई इसके? 0 से 2π के बीच में। देखो 0 से 2π के बीच में कितने चाहिए अपन को? दो सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन मिलेंगे, दो सॉल्यूशन मिलेंगे। रेड वाले से कितने बार कट कर रही है? दो बार कट कर रही है ना। ये सॉल्यूशन मिलेगा, एक ये वाला मिल जाएगा, एक ये बार मिल जाएगा। अगर मैंने 1/√2 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू ली तो, आ रहा है समझ में? या फिर मैंने यहाँ पे भी कोई लाइन खींची तो भी कितने सॉल्यूशन मिलते हुए नजर आएंगे मेरे को 0 से 2π के बीच में? तो ये जितने भी मैंने यहाँ बीच में लाइन खींच ली, ये वाली, ये सारी मेरे को दो दो सॉल्यूशन देगी। कहां तक देगी? तो आप ये इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ तक। ये कौन सी वैल्यू होने वाली है जब ये दोनों वापस बराबर होने वाले? -1/। तो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा कि के कहां से कहां तक होना चाहिए कि दो सॉल्यूशन मिल जाए आपको, तो आप बोलोगे यार ये के की वैल्यू ना -1/√2 ले लेना, इसको इंक्लूड मत करना। 1/√2 तक इसको भी इंक्लूड मत करना, क्योंकि 1/√2 पे 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो के की वैल्यू अगर -1/√2 से +1/√2 के बीच में होगी तो मेरे को इस इक्वेशन के किसके, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? दो सॉल्यूशन मिलेंगे। आया क्या समझ में? ये एक अंडरस्टैंडिंग अपनी। अगर मैं ये बोलता, अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरीके से दे देता, f(x) = k, है ना, x belongs to 0 to 2π, k equal to what? पहला क्वेश्चन होता, पहला क्वेश्चन होता मान लो 2 सॉल्यूशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया है। या 2 सॉल्यूशन तो हम लिख ही चुके, क्यों लिखे 2 सॉल्यूशन? अब लिखते हैं अपन 4 सॉल्यूशन, या चलो 3 सॉल्यूशन लिखो पहले, 4 सॉल्यूशन लिखो। 4 सॉल्यूशन, सेकंड 3 सॉल्यूशन, थर्ड 2 सॉल्यूशन लिख ही चुके हैं, 1 सॉल्यूशन, एंड फोर्थ नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन ना हो, इससे ज्यादा तो सॉल्यूशन हो नहीं सकते एक। हाँ ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन के लिए मेरे को बताओ जरा आंसर कितने आएंगे, कि के की वैल्यू क्या डालूं कि 4 सॉल्यूशन मिल जाए भाई? जो ओरिजिनल वाला जो पहला क्वेश्चन था मेरा उसी पे बेस्ड था। देखो 4 निकाले थे, 4 का डबल 8 किए थे, क्योंकि यहाँ पे रेंज 0 to 4π दे दी थी। तो 4 सॉल्यूशन के लिए 1/√2 से लेके 1 तक के बीच की वैल्यू चाहिए मेरे को, और 1 तो नहीं चाहिए इंक्लूडेड, और 1/√2 भी नहीं चाहिए। ये 4 सॉल्यूशन के लिए आएगा, और √3/2 इसके बीच में ही आ रही थी, इसीलिए एक साइकिल में 4 सॉल्यूशन मिल गए। 3 सॉल्यूशन के लिए 3 सॉल्यूशन के लिए आपके पास जो वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 1/√2। 1/√2 पे 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूं, और एक 1 कर्ली ब्रैकेट। 1/√2 और 1 पे भी 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, 1 पे 0, π/2 और 2π। 3 सॉल्यूशन मिलेंगे 1 पे भी और 1/√2 पे भी। 1 सॉल्यूशन कब मिलेगा? 1 सॉल्यूशन सिर्फ एक ही बार मिल रहा है। कब मिलेगा? जब -1/√2, k is only -1/√2, दैट्स ऑल। और नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू कितनी हो सकती है? -∞ से -1/√2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से इंफिनिटी।
So can you explain that fourth solution again? देख फोर सॉल्यूशन मैंने ये जो 1/√2 अपन ने √3/2 वाली लाइन जो बनाई है ये कितनी बार कट कर रही है? 4 4 बार times. कट कर रही है, 1 2 3। अब देख 1/√2 से तू कौन सी भी ऊपर लाइन बना, 1/√2 से ऊपर और 1 से नीचे, हाँ तो सर समझ. कितनी बार 4 बार कट करती हुई जाएगी? अब इसी में मान लो किसी ने पूछ लिया रेंज ऑफ मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो आप आराम से ग्राफ देख के बता सकते हो कितनी आएगी रेंज। -1/√2 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू, बोथ इंक्लूडेड। तो अंदर क्या फंक्शन है मैक्सिमम के अंदर, उस पर डिपेंड करेगी रेंज क्या है। अब ये जो अंदर मैंने यहाँ साइन और कॉस बहुत सिंपल फंक्शन दे दी। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुकलेट वगैरह सॉल्व करोगे जब इससे टफ क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह मॉड साइन एक्स डाल दिया, मॉड कॉस एक्स डाल दिया, या लॉग मॉड साइन एक्स डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं फंक्शन, किसी का भी कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं। क्या बोल रहा है 1/√2 के लिए? वन सॉल्यूशन के लिए क्या बोल रहा है बता? सर वो 3 सॉल्यूशन है ना, तो उसमें 1/√2 और 1 इंक्लूडेड चाहिए ना. 1/√2 एंड 1 कर्ली ब्रैकेट डाले ना मैंने, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ वही वैल्यूज इंक्लूड करी, 1/√2 एंड 1। अच्छा हाँ. नहीं ये तो लिख ही सकते हैं ना दिशा, देख अगर मैंने यही क्वेश्चन दे दिया, मान लेते को क्वेश्चन ये मिल गया, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो तू बोलेगी नो सॉल्यूशन, चलेगा, क्या दिक्कत, क्योंकि एक भी वे एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं रहेगी जिसमें से साइन एक्स या कॉस एक्स में से कोई भी 2 के बराबर, 2 के बराबर, तो दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन, चलेगा।
एक सेकंड, 2 मिनट देना मेरे को। चलो बड़े आगे। अब थोड़ी ग्राफ की बातें कर लेते हैं बेटा, ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ग्राफ की बातें कर लेते हैं कि ग्राफ में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था, याद है? जब मैंने मॉड का ग्राफ भी बनाया था तो शिफ्टिंग सिखाई थी मैंने, शिफ्टिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं किसी भी ग्राफ की। तो वो शिफ्टिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, शिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं साइन एक्स का और उससे ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन को सीखते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल दो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ये अभी इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की यूज आने वाली। जैसे साइन एक्स का आप ग्राफ बनाते, एक्स का ग्राफ आपको पता है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना तो क्या करोगे? ठीक है, या फिर आपको साइन ऑफ एक्स प्लस पाई/3 का ग्राफ बनाना तो आप किस तरीके से बनाओगे? या साइन ऑफ एक्स माइनस पाई/3 का ग्राफ बनाना तो आप क्या करोगे? तो इस तरीके के जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो हम सीखेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, साइन एक्स का ग्राफ बना लो आप, उसके बाद साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ बना लो और साइन एक्स -1 का ग्राफ बना लो। एक ही स्केल पे बनाना है। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देखो फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा सोचो बस अपने हिसाब से, वैसे तो आप सोच ही लोगे, इजी है। यहाँ पे ग्राफ है, मैं थोड़ा सा दोस्तों को यूज करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जैक्टली अपन बना नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो साइन एक्स का ग्राफ, ये जो पहला वाला ग्राफ है वो साइन एक्स का, जो ब्लैक वाला ग्राफ है और जो रेड वाला ग्राफ है वो ये वाला। तो मैंने इनको नंबर दे दिए। फंडा क्या है? फंडा यहाँ सिर्फ बताने का मेरे पास ये है
कि जो साइन एक्स का ग्राफ आप जब बनाओगे, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ जो आपने बनाया उसमें ये वाला कौन सा होगा, जरा बताओ तो, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये जो मैंने लिखा है जो भी प्लॉट किया, पाई होगा, राइट। ये वाला होगा 2 पाई, 6 से थोड़ा सा बड़ा। यहाँ जो स्केल यूज हुई है वो हुई है नंबर्स, है ना, अपना पाई 2 पाई नहीं हुआ है, इंटीजर्स यूज हुई है। तो ये पाई, 2 पाई, ये 3 पाई, इसके आगे यहाँ पे 4 पाई, ये वाली स्केल यूज हुई है। अब जब आपको साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना है, साइन एक्स प्लस 2 के ग्राफ के लिए आपको हर एक चीज को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहां से ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 2 यूनिट का, ये वाला पॉइंट इससे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ है। ये पूरा का पूरा ग्राफ आपके पास कितने यूनिट शिफ्ट हो गया है, 2 यूनिट। और लॉजिकली हमको समझ में भी आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप 2 ऐड कर रहे हो तो हर एक वैल्यू में 2 का एडिशन है, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है सब में 2 का ऐड हुआ है, तो जस्ट वो हर एक वैल्यू ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है 2 से, ठीक है। वहीं जब आपने -1 लिया है ये, तो -1 करोगे तो क्या होगा, तो -1 किया है तो आपने वो जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो एग्जैक्टली 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया है, ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, ये पूरा ग्राफ आपका 1 यूनिट शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्टिकल शिफ्ट। तो कभी भी ग्राफ को वर्टिकल शिफ्ट करने की कब जरूरत पड़ेगी, जब आप उसमें क्या करोगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर दोगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। अब ऐड कर रहे हो तो उतना ऊपर चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उतना नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, ये वैल्यू है आपके पास 1, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास -2, क्योंकि 1 यूनिट शिफ्ट हो गए नीचे की डायरेक्शन में, तो -1 बन गया -2, और 1 बन गया 0, तो ये आ जाएगी आपके पास 1, ये आ जाएगी आपके पास -2, ठीक है। चलो लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे। नो द नेक्स्ट इज साइन एक्स का ग्राफ बनाओ और साइन एक्स प्लस π/3 का ग्राफ बनाओ, और साइन एक्स का ग्राफ बनाओ और साइन एक्स माइनस π/4 का ग्राफ बनाओ। एक ही स्केल में बनाना है।
बना के देखो, थोड़ा सा सोचो। चलो अब देख लो, यहाँ पे साइन एक्स था और यहाँ एक्स की जगह आ गया एक्स प्लस पाई बाई। तो साइन एक्स और एक्स प्लस पाई बाई 3 में क्या हो जाएगा, तो ये सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ इस वाले कलर में है और साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 ब्लैक वाले कलर में। क्या हो रहा है, तो सिंपल सी चीज ये हो रही है कि ये जो जीरो है, यहाँ पे जीरो था, ये यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 पे आना भी चाहिए। लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब आप माइनस पाई बाई 3 पुट करोगे बेटा इसके अंदर, तो ये ओवरऑल जीरो बन जाएगा। तो जो ये जीरो पे दे रहा था वो यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 पे देगा, मतलब पाई बाई 3 पहले दे देगा। कोई भी वैल्यू जो आ रही थी वो उसके पाई बाई 3 पहले दे देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये वैल्यू होने वाली है पाई। तो भाई साहब ये वाली कौन सी वैल्यू होने वाली है जरा बताओ। पाई बाई 3 पहले वैल्यू दे देगा, मतलब ये होने वाला है पाई माइनस। और बिल्कुल लॉजिक भी लगता है कि यहाँ पे अगर मैं पाई माइनस पाई बाई 3 डालूंगा एक्स की जगह, तो पाई बाई थ्री कैंसिल होके पाई बाई 3 पाई बच जाएगा और जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो ओवरऑल जब आपने यहाँ पे एडिशन किया है, मतलब एफ एक्स का ग्राफ, अब एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बता रहे हो, ए इज पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो आप क्या करोगे, ग्राफ को लेफ्ट हैंड शिफ्ट करोगे, लेफ्ट शिफ्ट बाय ए। ए यूनिट से आपने लेफ्ट शिफ्ट किया। जैसे कि ये वाला जो है आपके पास पाई बाई 3 से शिफ्ट किया पूरा का पूरा ग्राफ ब्लैक वाला ग्राफ लाने के लिए ग्रीन वाले ग्राफ में। तो जब आप एक्स में एक्स को ऐड कर एक्स में कुछ ऐड करोगे, तो यू हैव टू शिफ्ट द ग्राफ बाय द सेम यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है? सेम यहाँ पे पहला ग्राफ ये वाला है और दूसरा ब्लैक वाला साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 का। तो यहाँ पे सिंपल फंडा ये है कि जो यहाँ पे जीरो पे वैल्यू आ रही थी वो अब पाई बाय 4 पे आएगी। आनी भी चाहिए, लॉजिक भी समझ में आता है। क्यों आना ही चाहिए? क्योंकि भाई यहाँ पे जब आप पाई बाय 4 पुट करोगे तो ये पाई बाय 4 मिलके जीरो देगा। तो जो ये जीरो पे दे रहा था वो ये पाई बाय 4 पे देगा। जो ये पाई बाय 2 पे दे रहा था ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 पे देगा। मतलब पाई बाय 4 सारी वैल्यूज राइट में शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर कोई फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स, तो अगर आप एफ एक्स माइनस ए बना रहे हो और ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, तो मतलब अगर आपने एक्स में एक्स माइनस ए किया तो आप राइट शिफ्ट करोगे बाय ए यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, मतलब बोलते हैं इनको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट।
लिख लिया बेटा? समझ में? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कब करना है? जब आप एक्स में कुछ आइडिया सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। ग्राफ भी बनाओ, अच्छे से बनाना, क्योंकि हाथ से इतना अच्छे से बनता नहीं, तो मैं तो डोस्मोस को यूज करके ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बट आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये शिफ्टिंग समझ में आनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। आराम से टाइम लेके बनाओ, अच्छे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डोस्मोस आप सॉल्व करने में यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे ना, तो उसके एनालिसिस आपको विदाउट डोस्मोस करना। अटके पड़े हुए हो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सीखने के लिए करना है तो यूज कर लो, अदरवाइज अवॉइड। कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है तो डेफिनेटली यूज करो, बट आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको ग्राफ तो यूज नहीं कर पाओगे, आपको खुद को बनाना पड़ेगा, तो बनाने का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट ग्राफ बनाओ आप लोग बेटा, साइन एक्स और साइन 2x का। साइन एक्स और साइन 2x का ग्राफ खुद से बना के सोचो, एक ही ग्राफ पे थोड़ा बनाओ, 2 मिनट लो आप, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले खुद से सोचो। कैसे सोचना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये वाला जो मैंने पार्ट आपको एक्सप्लेन किया कि भाई जो 0 पे वैल्यू आ रही थी वो अब इसको -π/3 पे आ रही है, या जो पाई पे वैल्यू आ रही है वो -π/3 पे आ रही है, क्योंकि π/3 ऐड हो रहा है। उस तरीके से सोचो, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खुलेगा। यहाँ पे जो 0 पे वैल्यू आ रही है वो π/4 पे वैल्यू आ रही थी, तो क्योंकि यहाँ पे π/4 का फैक्टर था, तो अपने आप ग्राफ थोड़ा सा क्लियर। यहाँ पे x की जगह 2x आ गया, तो ना तो वर्टिकल शिफ्ट है ना तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, इसमें और कुछ होगा ग्राफ। बना? तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो आप, पहला वाला ग्राफ अगेन ब्लू वाला साइन एक्स का है, वो ब्लैक वाला आपके पास साइन 2x का। क्या हो रहा है, सिंपल सा फंडा देखना, 0 पे तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, बट पंगा आ रहा है जो ये पाई पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट पाई है, तो ये वाला पॉइंट π/2। तो क्या हो रहा है, जब ये π/2 जो यहाँ पे पुट करोगे तो ये पाई की तरह बिहेव करने लगेगा पूरा का पूरा एंगल। तो जो वैल्यू इसकी पाई पे आ रही थी वो वैल्यू इसकी π/2 पे, मतलब आधी वैल्यू उस पे आने लगी। जो वैल्यू π/4 पे आ रही थी वो अब π/8 पे आएगी, जो वैल्यू 2π पे आ रही थी वो अब पाई पे आएगी। तो
ये 2 जो मल्टीप्लाई हुआ है, ये जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, इस 2 ने क्या किया है, उसको क्या कर दिया है, स्क्वीज कर दिया है। ठीक है, तो ग्राफ क्या हो गया है, जस्ट उसका क्या हो गया है, स्क्वीज हो गया है। और जस्ट किस फैक्टर से हुआ है, कि 2 के फैक्टर से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो इसकी एक साइकिल जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ये वाला पॉइंट जो होगा टॉप, ये वाला π/4 होगा। π/4 पे ये वैल्यू 1 अचीव कर लेगा, देख के भी पता चलता है। तो स्क्वीज हो जाएगा ये ग्राफ। ये एक साइकिल हो जाएगी, और इसकी जो एक साइकिल है वो पूरी की पूरी ये जो चल रही है, ये तो चल ही रही है। इसकी तो अपनी स्टैंडर्ड चल रही है पाई तक, और ये 2π, एक राउंड कंप्लीट होता है इसका। ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास 2π, और 2π तक ये भाई साहब 2 बार कंप्लीट हो जाएंगे। ये 3π/2 पे आ जाएगा। तो 2π तक 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पीरियड में चेंज आएगा, इसका पीरियड चेंज होगा, बट पीरियड के बारे में अपन और बात करेंगे, और आपको समझ में आएगा कि इसका जो पीरियड है वो कितना है, 2π है। तो इसका पीरियड स्क्वीज होने के कारण उससे आधा हो जाएगा, तो पीरियड पाई आएगा। इसके और पीरियड के बारे में और बात करेंगे अपन, जब पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय अ फैक्टर जिस जो 1 से बड़ा है ना, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 3 होता तो और ज्यादा स्क्वीज हो जाता, आ रहा है क्या समझ में? 4 होता तो उससे भी ज्यादा हो जाता। तो स्क्वीज होता जाएगा और पीरियड में चेंजेस आने लगे। अब यहीं पे आप मेरे को एक ग्राफ बना के बता दो साइन एक्स का और साइन x/3 का। ठीक है, पहला ग्राफ साइन एक्स का, इसी तरीके से सोचना जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि इसमें चेंजेस जो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। बिल्कुल सही बेटा, 3 के फैक्टर से पीरियड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया साइन एक्स और x/3। तो सिंपल है, यहाँ पे ये जो साइन एक्स का ग्राफ चल रहा है, ये वाला, ये तो अपना स्टैंडर्ड तरीके से चल रहा है, अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जिसमें ये कौन सा वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई, ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2π, ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3π, ये हो जाएगी 4π, 5π, 6π, 5π, और ये हो जाएगी 6π। अब यहाँ पे देखो जरा, इसमें आप जब ऑब्जर्व करोगे कि ये वैल्यू जब पाई ले रहा था, तो ये भाई साहब 3π पे सेम वैल्यू लेंगे, क्योंकि 3 का फैक्टर यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। तो ये जब पाई पे ले रहा था, वो यहाँ 3π पे लेगा। जो ऊपर वाला फंक्शन ये वाला π/3 पे ले रहा था, ये कितने पे लेंगे, ये पाई पे लेंगे। तो जस्ट 3 वाले फैक्टर से क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ। 3 वाले फैक्टर से स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे कि ये वाला पॉइंट 3π देखो, 3π पे इसकी वैल्यू आएगी 0 अगेन, क्योंकि 3π/3 पाई हो जाएगा, पाई पे 0 आता है साइन, दैट्स व्हाई। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ। कितने फैक्टर से हो जाएगा, 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी हर एक एक्स की वैल्यू। एक्चुअली हर एक एक्स की वैल्यू 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बनी जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, पाई की जगह 3π हो जाएगी। सिमिलरली एक साइकिल अब यहाँ पे कितना कंप्लीट हो जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी आपके पास यहाँ पे जाके 6π पे जाके। मैंने क्या किया, यहाँ पे 4π आना चाहिए।
तो इसकी साइकिल 6 पाई में कंप्लीट होगी। तो इसका जो पीरियड चल रहा है और इसका पीरियड चल रहा है, अगेन यहाँ पे पीरियड में चेंजेस आएंगे, ऑब्जर्वेशन है। अगर इसका पीरियड 2 पाई है तो इसका पीरियड 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर 6 पाई आ जाएगा। तो आपको फैक्टर भी समझ में आ रहा था, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे जब एफ एक्स का ग्राफ बनाया था आपने और एफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ बनाया, जहां पे ए 1 से बड़ा ले लिया, तो ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? ग्राफ हो जाएगा यहाँ पे आपका स्क्यूज हो जाएगा। किस फैक्टर से? ए के फैक्टर से। हर एक कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 पे वैल्यू देने लग जाएगा। जो वैल्यू वो ओरिजिनल में दे रहा था वो डिवाइडेड बाय 2 में दे रहा है अपने ग्राफ में, या ए के केस में वो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय ए में देगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको ग्राफ बनाना है तो एफ एक्स का ग्राफ है और एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ बनाना है। अब इस बार ए जो है वो 1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो अब क्या होगा? तो अब ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वीज हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगा। ऑन दैट टू बी हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे होगा। तो आप इसको बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल स्क्वीज और स्ट्रेच। नहीं, मैंने यहाँ पे x बाय ए नहीं लिया बेटा, यहाँ पे मैंने ए एक्स ले लिया, बट ए को 0 से 1 के बीच में ले लिया। तो बात तो वही हो गई, मैं x बाय ए लिखता और ए को 1 से बढ़ा देता तो बात तो वही हो जाती। चलो लिख लिया। बढ़ जाऊं आगे? अगर आप एक ही में साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाओ और साइन एक्स बाय 3 का ग्राफ बनाओ, ठीक है? साइन एक्स बाय 3, सॉरी 2 साइन एक्स एंड साइन एक्स बाय, सेम एक ही। तो उसी वैल्यू के एनालिसिस को देखो कि किस तरीके से वो वैल्यू जो है अपने पास चेंज हो।
चलो, तो अब यहाँ पे देखो, पहला वाला साइन एक्स का है हमारा सेम कलर, फर्स्ट वन इज साइन एक्स, दिस इज 2 sin x ग्रीन वाला, एंड द थर्ड वन इज, मैं रेड से बना दूंगा, sin x by 3 का। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे, जो भी वैल्यू इसकी आ रही है उसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, उसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो सिंपल सी वैल्यू, सिंपल सी चीज है, जो यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही थी वो यहाँ पे अब 2 आएगी, जो 0 आ रही थी वो तो 0 ही आएगी, 0 पे कुछ चेंजेस नहीं आएगा। बट जहां 1/2 आ रही थी वहां पे 2 आ जाएगी, सॉरी 1/2 आ रही थी वहां से, मतलब हर एक वैल्यू में 2 का मल्टीप्लीकेशन, जहां पे -1 आ रही थी वहां पे अब -2 आ जाएगी। ठीक है, तो हर एक वैल्यू का 2 से मल्टीप्लीकेशन आएगा, पीरियड में कुछ चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली ये जो sin x by 3 है, ये sin x by 3 है, इसकी हर एक वैल्यू में 3 का डिवीजन आएगा। मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस वन, ये कितनी होगी जरा बताओ तो मेरे को, ये वैल्यू हो जाएगी 1/3, इस वैल्यू का 1/3। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल या तो स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे इस वाले ग्राफ में वर्टिकल स्ट्रेच किया हमने, इस वाले ग्राफ में वर्टिकली स्क्वीज कर रहे हैं, मतलब छोटा कर रहे हैं उसी ग्राफ। फैक्टर क्या है, तो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है या जिससे डिवाइड हो रहा है वही वाला फैक्टर। तो यहाँ पीरियड में चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। पीरियड में कब चेंजेस आएंगे, जब इन्हें एक्स के साथ कुछ कलाकारी होगी। यहाँ पे जब तक एक्स है पीरियड में चेंज नहीं आया, इस एक्स के साथ कुछ कलाकारी हुई, मतलब 2x मल्टीप्लाई हुआ या डिवाइड हुआ, तो पीरियड में चेंज आएगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, लिख लो नो चेंज इन पीरियड हियर। क्या आप अगर एक्स में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा पीरियड को, ग्राफ शिफ्ट हो रहा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, पीरियड में चेंजेस नहीं आए। पीरियड में चेंजेस कब आएंगे, जब एक्स में मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड होगा। यहाँ पे भी पीरियड में चेंजेस नहीं आएंगे, नो चेंज इन पीरियड। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रेच। खैर अपन को नाम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, हमको फीलिंग आना चाहिए कि हमको कब उसको किस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना। वर्टिकल स्ट्रेच बोल दो या वर्टिकल स्क्वीज बोल दो। चलो हो गया ये वाला। तो ये वाले पार्ट बिल्कुल चेंज नहीं होंगे जो यहाँ पे हैं, मतलब ये पाई है, साइकिल आपके पास 2 पाई की ही चलती रहेगी, पीरियड सबका 2 पाई ही होता होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक
x-1 एक 3 डिग्री का ग्राफ बनाते हैं, x-1, x-2, x-3, मतलब 1 2 3 इसके रूट्स हैं। इक्वेशन x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 ये आएगी। तो एक तो ये वाला ग्राफ बना लोगे तो आपको एक आइडिया तो पता ही है इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है ना, पता है ना। 1 ये रूट, 2 ये रूट और 3 ये रूट, तो 1 से नीचे कुछ ऐसा जाता है, आपको पहले बताया ही है मैंने ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनेगा ही, 1 पे बनेगा, 2 पे बनेगा और ये 3 पे बनेगा, क्योंकि मैंने रूट इसीलिए 1 2 3 चूज की। ठीक है, अब मेरे को इसके साथ में जो ग्राफ बनाना है वो मेरे को जस्ट इसका नेगेटिव वाला बनाना है, मतलब ये वाला। मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अगर मुझे एफ एक्स का ग्राफ पता है तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बना दूं। ठीक है, मतलब यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि इफ आई नो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स के ग्राफ में मुझे क्या करना। तो ये आप बना के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बनाओ। मैंने एक रफ ग्राफ आपको बना के दे दिया यहाँ पे। कैसा बनेगा, तो ये सिंपल है, आपको मिरर इमेज बन जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे तो एक आइडियल ग्राफ हो गया, बट अगर मान लो इसकी जगह मैं ऐसा ग्राफ बना देता, ये यहाँ पे थोड़ा कम गया और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गया। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ बनता है एफ एक्स का, जो मैंने बगल में बना दिया, तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मुझे या फिर मैं इधर की जगह इधर ही बना देता हूँ माइनस एफ एक्स का ग्राफ। ये इधर ये बड़ा हो जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, ये हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा, जो ओरिजिनल ग्राफ है उसका मिरर इमेज। इन एक्स एक्सिस, तो जहां पे जीरो हो रहा वो तो कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आप इस ग्राफ को देखोगे, ये 1 था, ये 2 है और ये 3 है। रूट तो वही है क्योंकि मैंने x-1, x-2, x-3 लिया था। ठीक है, बट ये वाला पॉइंट जैसे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये 0,6 है, तो ये ब्लैक वाला जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे कहीं पे, ये 0,-6 पे करेगा। हर एक वैल्यू जस्ट इमीडिएट नेगेटिव हो जाएगी। जो भी वैल्यू ओरिजिनल की आ रही थी उससे इमीडिएट क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज आनी चालू हो जाएगी, अगर आप पूरे फंक्शन में ही माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो।
हम क्या करेंगे, ये सीख लिया ना, तो अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वो इनको यूज भी करते जाएंगे, इसलिए मैं अभी आपको बीच में बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज अगेन यही वाला ग्राफ अपन लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसका ग्राफ, और इसके बाद में इसका ग्राफ, किसका, माइनस एक्स का क्यूब माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग एफ एक्स का ग्राफ अगर हमको दे के रखा हुआ है तो उससे एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। आपको ऊपर वाले का ग्राफ तो पता है, नीचे वाले का ग्राफ उसको सोच के कि एक्स की जगह माइनस एक्स अगर पुट करूंगा तो ग्राफ में क्या चेंजेस आने चाहिए, डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय ओरिजिनल ग्राफ ही होगा, बट चेंजेस क्या आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएंगे, दैट यू नीड टू टेल। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो +2 पे आउटपुट मिलता था, यहाँ पे वही आउटपुट अब -2 पे मिलेगा। सही बोल रहा है, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके इसको प्लस बना देंगे, तो जो यहाँ पे इम्पैक्ट +2 डाल रहा था वो यहाँ पे इम्पैक्ट -2 डालेगा, या फिर जो वैल्यू इसको भाई साहब -2 पे मिलती थी वो इसको अब +2 पे मिलेगी। तो ओवरऑल ये हो जाएगा कि जो ग्राफ है वो y एक्सिस पे मिरर इमेज आने लगेगा। जैसे कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो +2 पे वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पे -2 पे वैल्यू आ रही है। जो वैल्यू यहाँ पे -1 पे आ रही है, तो यहाँ पे जो +1 पे वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे -1 पे आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू, सपोज ये हो गया 3/2 कहीं पे, जो 3/2 पे आ रही थी वो यहाँ पे -3/2 पे आ जाएगी। पता नहीं मैक्सिमम मिनिमा आएगा, ग्राफ एकदम 100% सही नहीं आएगा ना, मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ेगा। 3/2 पे वैसे आने की चांसेस, सेम वैल्यू आएगी 3/2, तो इसकी तो उसकी -3/2। तो ये आपको फर्क दिखना भी चाहिए, चमकना चाहिए कि ये जो एक्स पे जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू जस्ट उसकी नेगेटिव रखनी पड़ेगी तो वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ 2 रखेंगे या -2 रखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ से यहाँ ग्राफ बनाना है तो y एक्सिस में मिरर इमेज है, मिरर इमेज ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना है, मिरर इमेज लेना। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको कराए हैं, मॉडुलस से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिए हैं क्या बेटा? हाँ, cos x में बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, एकदम दिशा से, वो मैं बना के बता देता हूँ।
इसको नोट कर लो, वो मैं बता, जो भी आपको दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं पूछ लो मुझसे। मॉड्यूलस से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता दिए हैं शायद, जब मॉड्यूलस पढ़ा रहा था, जब बता दिए क्या मॉड्यूलस से रिलेटेड भाई, एक बार कंफर्म करना है। ग्राफ हमने शायद डिस्कस किए थे, लॉग में कह रहे थे क्या, हाँ बिल्कुल सही, ये हमने लॉग के ग्राफ देखे थे, ये वाले ग्राफ देखे थे। तो मॉड से रिलेटेड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन थे वो हमने यहाँ पे लगा लिए, यहाँ पे बिल्कुल सही। कि एक आइडिया मैंने दिया था कि अगर मॉड इन्वॉल्व हो रहा है कि फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, किस पार्ट को निग्लेक्ट करना है, किस पार्ट को कंसीडर करना है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही अगर मॉड इन्वॉल्व हो रहा है तो। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, जैसे आप कॉसेक्स का पूछ रहे थे, तो कॉसेक्स का ग्राफ जो है वो आपके पास जैसा हो रहा है, कॉसेक्स का ग्राफ ये आता है। कॉस ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ देखोगे तो आप इसका मिरर इमेज निकालने जाओगे और इसका मिरर इमेज तो ये खुद ही आ जाएगा, देखो इसका मिरर इमेज खुद ही आने वाला। ये वाली जो साइकिल है इसका मिरर इमेज क्या आएगा, इसका मिरर इमेज तो यही आएगा। तो डेफिनेटली होता भी है, ये आपको पता भी है मैथमेटिकली कि कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स के बराबर ही होता है, तो मिरर इमेज सेम आनी चाहिए उसको, बिल्कुल बिल्कुल सेम आना चाहिए इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो कॉस को फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रांसफॉर्मेशन भी यही काम करेगा कि भाई अब हमको जो मिरर इमेज निकालना रहेगा वो इस एक्सिस के थ्रू निकालना पड़ेगा, तो मिरर इमेज सेम ही आ जाएगा। साइन माइनस एक्स का डिफरेंट हो जाएगा, साइन एक्स और साइन माइनस एक्स का अगर आप करोगे, साइन एक्स एंड साइन माइनस एक्स, तो क्या होगा, तो ये साइन एक्स का अगर ये ग्राफ बन रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका मिरर इमेज बनेगा ये साइन माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा, रेड वाला एक्स एक्सिस में, ब्लैक वाले का मिरर इमेज रेड वाला बन जाएगा। ये वाला कि इसके भी पहले वाला क्यूबिक वाला जो मैं बता रहा था, इसके भी पहले वाला विधान, ये वाला इससे इंस्पायर्ड होके। तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है, ये तेरे को पता है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को पता है क्यूबिक में मैंने आपको बताया है कि अगर ग्राफ क्यूबिक के कुछ इस टाइप के बनने चालू हो जाते हैं, करेक्ट बोल रहा मैं, अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है इसका भी ऐसे ही बनेगा, राइट, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इसमें अपन को एक और एडवांटेज ये है कि मैंने जो नंबर दिए थे यहाँ पे, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया है, 1 पे 0 होता है, 2 पे 0 होता है, 3 पे 0 होता है, तो 1 पे 0 कर दो, माइनस इन्फिनिटी से ऊपर बढ़ना है, नीचे आना है, ये एक रफ आइडिया से बना लिया, क्योंकि हमको 1 2 3 रूट पता थे, इसीलिए पैटर्न वही था, 1 2 3 रूट है, एक्स एक्सिस पे कुछ इस तरीके से कट कर, तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे बन भी वही रहा है, ओरिजिनल ग्राफ में भी देखेगा तो ऐसे ही बना जो मैंने डोसमोस से लिया, एसमोस से लिया। मॉड वाले ग्राफ अपन देख ही चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। क्वेश्चन ऐसे जरूर आ सकते हैं, देखो एक लास्ट आज का, मान लो अगर आपके पास मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना है, वैसे ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन,
बट मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना, तो क्या करोगे भाई? तो आप बोलोगे देखो यार क्या है इसमें, ये फंक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको। साइन एक्स का तो ग्राफ यही आ जाएगा। अब मॉड वाई का मतलब क्या हो गया? अब जब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया मॉड वाई इज इक्वल टू -1, डज इट मेक एनी सेंस? इज इट मेकिंग एनी सेंस? नो। कैन दिस बी नेगेटिव? नो, राइट। तो जो ग्राफ बनेगा, ये वाले पार्ट यहां से लेके यहां तक के पार्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बट अगर आपके पास कुछ ऐसा आ गया कि मॉड वाई इज इक्वल टू 1/, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस और -1/2 दोनों आएगी। तो आपका जो ग्राफ बनेगा ये तो एज इट इज बनेगा, बट यहाँ पे इसका मिरर इमेज भी बनेगा। क्यों बनेगा आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि भाई एक्स अगर π/2 हो गया, तो 1 अगर y की वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो -1 भी पॉसिबल है। y की दो वैल्यू पॉसिबल है एक एक्स के लिए। आया क्या समझ? इसीलिए फंक्शन नहीं बनेगा। बट ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ ऐसे बनेगा भाई। ये नेगेटिव वाले खा जाओ, सारे नेगेटिव वाले खा जाओ, और पॉजिटिव वैल्यू पे इसको ऊपर और नीचे मिरर इमेज बना दो। तो रिमूव नेगेटिव values of sin x and then consider mirror image as well. मतलब ओरिजिनल तो जो बचा है वो तो करना ही करना है, मिरर इमेज भी कंसीडर करना है। दैट मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस। हाँ, तो ये जो रेड वाला ग्राफ बनाया है ये मैंने बनाया है मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये मॉड का एक और ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने नहीं किया होता पहले। फंक्शन नहीं बनेगा डेफिनेटली, ये एक्स में फंक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक एक्स के लिए आपके पास दो दो वाई की वैल्यू आ रही है। बट ठीक है, ग्राफ बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन प्लॉट द ग्राफ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन इतना ब्रॉड लेवल पे चीजें हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, दो तीन ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, इनका मिक्सअप आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिटी। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आज ही अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी सीख रहे हो, फिर एप्लीकेशन सीखना करना चालू कर दोगे विद टाइम। तो एक बार गो थ्रू दिस ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपरली। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला था मिनिमा मैक्सिमा और इन सब फंक्शन पे, बट कहीं ना कहीं ग्राफ यूज हो जाएंगे क्वेश्चंस में, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा पहले मैं ग्राफ ही करा देता हूँ आपको, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। नो, मूविंग फॉरवर्ड आई विल स्टार्ट गिविंग यू होमवर्क। होमवर्क देना चालू करूंगा तो मैं ग्रुप पे डालूंगा अभी, ठीक है। बट मीनवाइल पूरा पार्ट जितना भी मैंने पढ़ाया है पूरा रिवाइज, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। होमवर्क मैं ग्रुप पे डालता हूँ अभी थोड़ा सा। लेवल शीट है, वर्किंग आउट ऑन दो शीट्स राइट नाउ। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है उन शीट्स पे। चलो, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।